नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। आज बात करते हैं बजट को लेकर। मोदी सरकार 3.0 का आम बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वां बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने एनडीए गठबंधन सरकार के केंद्रीय बजट की 9 बड़ी प्राथमिकताओं का उल्लेख किया, जिसमें उत्पादकता, नौकरियां और साथ ही सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा और महंगाई में सुधार प्रमुख है। और वित्त मंत्री ने इंटर्नशिप से लेकर सस्ते लोन का ऐलान किया। सरकार 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर देगी और इस दौरान युवाओं को मानदेय भी मिलेगा। बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया है, जिसका लाभ देश के 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा फोकस रोजगार, हुनर और युवाओं पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वां बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने एनडीए गठबंधन सरकार के केंद्रीय बजट की 9 बड़ी प्राथमिकताओं का उल्लेख किया, जिसमें उत्पादकता, नौकरियां, साथ ही सामाजिक न्याय, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा और महंगाई में सुधार प्रमुख है। वित्त मंत्री ने इंटर्नशिप से लेकर सस्ते लोन का ऐलान किया। India's economic growth continues to be the shining exception and will remain so in the years ahead. We need to focus on 4 major castes, namely the Garib, Mahilayein, Yuva and Annadata, the poor, women, youth and the farmer. For Annadata, we announced higher minimum support prices a month ago for all major crops, delivering on the promise of at least a 50% margin over costs. Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana was extended for 5 years, benefiting more than 80 crore people. Administrative actions for approval and implementation of various schemes announced in the interim budget are well underway. The required allocations have been made. Budget theme. Turning attention to the full year and beyond in this budget, we particularly focus on employment, skilling, MSMEs and the middle class. I am happy to announce the Prime Minister's package of 5 schemes and initiatives to facilitate employment, skilling and other opportunities for 4.1 crore youth over a 5-year period, with a central outlay of 2 lakh crore rupees. I will speak about them shortly, while more details may be seen in the annexure. This year, I've made a provision of 1.48 lakh rupees, 1.48 lakh crore rupees for education, employment and skilling. मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। इससे छोटे कारोबारियों, विशेष रूप से महिलाओं, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा। साथियों, हम सब लोग मिलकर भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। देश का एमएसएमई सेक्टर मध्यम वर्ग से जुड़ा हुआ है। एक प्रकार से एमएसएमई सेक्टर की ओनरशिप मध्यम वर्ग है और इसी सेक्टर से गरीबों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी मिलता है। छोटे उद्योगों की बड़ी ताकत
उस दिशा में हमारा अहम कदम है। इस बजट में एमएसएमईज के लिए ईज ऑफ क्रेडिट बढ़ाने वाली नई योजना का ऐलान किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को हर जिले तक ले जाने के लिए बजट में अहम घोषणा की गई है। ई कॉमर्स, एक्सपोर्ट हब्स और फूड क्वालिटी टेस्टिंग के लिए 100 यूनिट्स, ऐसे कदमों से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान को गति मिलेगी। साथियों, ये बजट हमारे स्टार्टअप्स के लिए, इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए ढेर सारे नए अवसर लेकर आया है। स्पेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का फंड हो, एंजल टैक्स हटाने का फैसला हो, ऐसे कई सारे कदम इस बजट में उठाए गए हैं। आज बजट पेश हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है और ऐसे में अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट की तारीफ की है और साथ ही बजट को लेकर विपक्ष नाखुश नजर आया है। वहीं बजट को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस प्रवक्ता विजय कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल मेरा सत्यव्रत शास्त्री जी से रहेगा। सर, बजट पेश हो चुका है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। बजट को आप कैसे देखते हैं और बजट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहेंगे? भारत के आज के बजट पर पहली बात किसान, मजदूर और बढ़ते देश के वैज्ञानिक स्वरूप के और आगे बढ़ाने के लिए जो प्रावधान इस बजट में किए हैं वो 2047 में विकसित भारत बने उसकी ये नींव भरी जा रही है। चाहे कौशल विकास की दृष्टि से देखें, चाहे अंतरिक्ष विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान माने, स्किल डेवलपमेंट के लिए जिस प्रकार से इन संस्थानों को बढ़ाने का जो प्रावधान किया गया है, उनकी संख्या और उनका स्तर बढ़ाने की बात की है। प्राकृतिक खेती के बारे में किसान के लिए जो अनुसंधान के अवसर पैदा किए हैं, जिसके अंदर जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते नई उत्तम किस्मों का अनुसंधान की बात हो, उनके लिए आगे बढ़ाने के लिए बात हो, चाहे मछली पालन के लिए बात हो, ऐसे कितने विषय हैं जिन विषयों को लेकर भारत का युवा, किसान और बुद्धिमान लोग, मध्यम वर्ग को जिस प्रकार से स्टैंडर्ड डिडक्शन में जो छूट दी है, तो सब वर्गों का ध्यान रखा गया है और एक सर्वोन्मुखी हम इस बजट को कह सकते हैं। ठीक है। विजय कौशिक, कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कौशिक जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बजट पेश किया है, तो आप इस बजट को कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि ये बजट जो है ये सबके हित में दिखाई दे रहा है? देखिए, अभी भाजपा प्रवक्ता ने ये कहा कि वो 2047 में विकसित भारत की नींव भर रहे हैं अभी तो, यानी कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि जो सिस्टम आजादी के बाद से चला रहा था इस देश का, उसको उन्होंने तहस नहस कर दिया है और उसी के चलते आज देश में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, देश में लूट मची हुई है। देश को लूट कर बाहर भागने वाले लोगों की हर साल लाखों लोग इस देश को छोड़कर भाग रहे हैं, पूंजीपति लोग। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। जी। गरीबी का इतना बुरा हाल है
कि खुद सरकार मान रही है कि 81 करोड़ लोग सरकार के 5 किलो गेहूं पर जिंदा है। जी। उन परिस्थितियों में ये जो बजट कथित रूप से सरकार लेकर आई है, ये सिर्फ एक झुंझुना है। ये उसी झुंझुने की तरह है जो 2015 में इन्होंने पेश किया, 16 में पेश किया। हर बार इनकी एक नौटंकी होती है। साल में बजट के नाम पर हलवा खा पी करे लोग बैठ जाते हैं। आज जो मुद्दों की बात है वो देश में हो नहीं रही। आज जो देश के नेता विभिन्न पेंशन के नाम पर इस देश को लूट रहे, उस पर रोक की कोई बात नहीं हो रही। बढ़ती हुई आबादी पर कंट्रोल करने की कोई बात नहीं हो रही। हालात इतने खराब हैं, देश की सरकार सैनिकों को पैसा दे पाने में असमर्थ है, जिसके लिए सरकार को अग्निवीर जैसी योजना लेकर आनी पड़ी। ठीक है, इसी पर जवाब ले लेते हैं कौशिक जी। लगातार शास्त्री जी भी हमारे साथ बने। और शास्त्री जी, आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन लिया। उन्होंने तमाम तरह के आरोप इस बजट से साफ देखने को मिल रहा है कि नाखुश नजर आ रहे हैं। और ऐसे में उन्होंने बात की है कि नौटंकी की है, एक तरह से आम जनता को झुंझुना पकड़ा दिया है। क्या कहेंगे? ये इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस की मानसिकता इस देश को कभी विकसित करने की नहीं रही। इन्होंने विकसित करने के लिए यदि कोई लक्ष्य रखा तो अपने और अपने परिवार के लोगों को रखा, और ये सारे मिलकर कांग्रेस के एक परिवार को आगे बढ़ाने का इनका संकल्प था। इस देश में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकालकर स्वाभिमान की जिंदगी देने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया और सरकार की नीतियों ने किया। आज दुनिया के अंदर वैज्ञानिक स्वरूप को देखने के लिए सारे दुनिया के यदि नजर है तो भारत के ओर है, और जिसने एक के बाद दूसरे के बाद इनको मंगल आइन के बारे में पता ही नहीं है। ये सोच ही नहीं सकते थे। ये अमेरिका के दबाव में, बाकी के दबाव में अपने अनुसंधान को बैठ अपनी प्रतिभाओं को ये हमेशा कुंठित करके रख दिया इन्होंने। तो ये लोग तो इस प्रकार की प्रवृत्ति के हैं कि एक व्यक्ति आका खुश होना चाहिए ताकि सारे चाहे जाए भाड़ में। रही बात देश के मुद्दों पर बात नहीं हो रही, मैं चैलेंज कर रहा हूँ विजय कौशिक जी को कि जो बढ़ती आबादी को रोकने की बात है उस पर आप सहमत हैं तो आज आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और आपके प्रधानमंत्री के जो दावेदार बने हैं उनसे कहिए कि 2 बच्चों की यदि योजना बनती है तो हम उसका समर्थन करेंगे। एक शब्द के ऊपर आज देश इस बात के लिए तैयार है। तो क्या कांग्रेस तैयार होगी? क्या कांग्रेस सामान्य जो आचार संहिता की बात करती है, देश के अंदर एक समान कानून लगे, उसके लिए तैयार है क्या? ये जो बात कहते हैं कि मुद्दों पर बात नहीं होती, हमने मुद्दे समाप्त किए हैं। तो हिंदू मुस्लिम की बात को राजनीति करती थी कांग्रेस, उस हिंदू मुस्लिम की राजनीति को यदि खत्म करने का काम किया तो भारत की जनता पार्टी ने किया। आज राम मंदिर को इतने वर्षों से जो आधार इस देश का था उसके मानने के अस्तित्व को खत्म कर दिया, राम मंदिर के विषय को समाप्त कर दिया, 3 तलाक के विषय को समाप्त कर दिया। ये धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाकर देश के मुख्य धारा में जोड़ने का जो काम कर दिया, सेनाओं को जो आधुनिकीकरण के लिए जिस प्रकार का हथियारों की बात करो या उनके व्यक्तिगत सुरक्षा की बात करो या फिर 1 रैंक 1 पेंशन की बात करो, कितने सारे मुद्दे हैं। यदि उन मुद्दों को जिन्होंने सुलझा दिया उनकी फरिश्त यदि बोलने लगे तो आपका पूरा समय में भी काम नहीं चल सकता जितनी योजनाओं पर काम किया है। ठीक है शास्त्री जी, मेरा एक सवाल है यहाँ पर कि अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव की तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। तो ऐसे में अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में जैसे कि बजट में किसानों का खास तौर पर ध्यान रखा गया है, तो क्या लगता है कि इससे हरियाणा के जो किसान हैं उनकी नाराजगी दूर होगी? क्या लगता है? देखिए, किसान का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर सर्वोपरि रहा है जी। चाहे 3 कानूनों का विषय लेकर चले, चाहे हरियाणा के विषय में लेके कि हरियाणा की सरकार ने, चाहे मनोहर लाल सरकार हो कि वर्तमान सरकार हो, इन सब ने जितनी फसलें खरीदी, जितनी फसलों का एमएसपी बढ़ाया, जितनी बीमा राशि के बारे में यदि हम बात करें कि जो बढ़ाकर दी, ऐसा कांग्रेस की 10 साल 50 साल की यदि वो जोड़कर लगाएंगे तो इनके द्वारा किसान के खाते में डाला गया पैसा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा डाला गया पैसे में 10 गुना नहीं 100 गुना अंतर मिलेगा आपको। आज किसान अपने, चाहे कोरोना का काल हो कि वर्षा हो, चाहे ओले हो, चाहे वो सर्दी की मार हो, तो आज किसान के खेत में नुकसान नहीं होता, उसकी भरपाई सरकार के खजाने के ऊपर होती है, सरकार देती है। पहले की सरकारें को से कुछ किसान को लेने के लिए उनकी ठोडियों पर हाथ रखना पड़ता था, आंदोलन करने पड़ते थे,
लेकिन कांग्रेस की एक नीति है जिसको मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिन बिंदुओं के ऊपर काम करेगी, जिस वर्ग को आगे लेके चलेगी, उसके मन में भ्रम पैदा करना कि ये यदि काम हो गया तो निश्चित रूप से सरकार कहीं नहीं जाएगी, इसलिए बदलाव। किसानों के विषय में क्या हुआ, संविधान के विषय में क्या हुआ, 400 पार के नारे के विषय में क्या हुआ, ये आप इन किसी भी बिंदु को उठाकर देखोगे तो कांग्रेस की नीति ये रही है कि वो उन बिंदुओं पर फोकस करते हैं जिस पर जरूरत है और सरकार कर रही है, लेकिन लोग उस वर्ग के अंदर भ्रम पैदा करना, उस भ्रम के कारण से जो है वो सब चीजें व्यवस्था ठीक नहीं हो पाती जो आज भारत के विकास के लिए जरूरत थी। ठीक है, आप किसी भी मुद्दे के लेकर ठीक है, कौशिक जी से भी जवाब ले लेते हैं। कौशिक जी, आपने बीजेपी प्रवक्ता को सुना, उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है वो भंग पैदा करने की जो नीति है वो लगातार अपनाती रही है। ऐसे में किसानों की अगर यहां पर बात की गई थी तो अभी बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार लेकर आई है। क्या लगता है कि इससे किसानों की नाराजगी दूर हो जाएगी? देखिए, मैंने कहा कि भी जिस सरकार का एक ही उद्देश्य है कि झूठ और झूठ बोलना है, वहां किसी का भी भला नहीं हो सकता। किसानों को 500 रुपए महीना देने वाली सरकार ये कहती है कि उसने किसानों का जीवन सुधार दिया, जबकि किसान आंसू बहा रहा है कि बीजेपी राज में जो कृषि की लागत है वो कई गुना बढ़ गई है, जबकि उसके आधार पर एमएसपी ऊंट के मुंह में जीरे वाली स्थिति है, जिसके कारण देश भर में बड़े पैमाने पर किसानों के बच्चे खेती का परित्याग कर रहे हैं। उसके चलते आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे फल हो, सब्जियां हो, फसलें हो, आम जनता को महंगे दामों पर मिल रही है। सरकार ने बिचौलिया का सिस्टम इतना बढ़ा दिया कि पिछले दिनों सरकार को अपील करनी पड़ी कि भी दालों पर एक निश्चित मात्रा से ज्यादा प्रॉफिट न ले। ये मोदी सरकार का उठाया हुआ कदम है। बावजूद इसके दाल 200 रुपए किलो बिक रही है। आप ये देखिए ना कि 200 रुपए किलो दाल, और कमाई कितनी है लोगों की। महंगी एजुकेशन का आप सिस्टम देख लीजिए। सरकारी स्कूलों को हरियाणा सरकार बर्बाद करती जा रही है, केंद्र सरकार बर्बाद करती जा रही है। ये कहते हैं कि जी अच्छा जी आबादी कम करानी है, राहुल जी से कहलवाओ। तो भैया जब कृषि के बिल पास किए थे तुमने तो राहुल गांधी जी से पूछकर किए थे, या धारा 370 की बात अगर आप करते हैं तो क्या राहुल गांधी जी से पूछकर आप कानून लाए? अरे भाई, देश की जनता ने आपको चुना, क्या इसलिए चुना कि आप बेरोजगारी में देश को नंबर 1 बना दें? वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दी है भारत को कि भारत के अंदर जो बेरोजगारी की दर है वो अंग्रेजों के समय को क्रॉस कर चुकी है। मगर न जाने कहां से फर्जी आंकड़े ला रहे हैं। ये कह रहे हैं 25 करोड़ लोगों को इन्होंने रोजगार दिया है। भाई 140 करोड़ जनता में 40 करोड़ तो बच्चे और वृद्ध भी होंगे जो किसी काम में एडजस्ट नहीं कर सकते खुद को। बाकी रह गए 1 अरब। 1 अरब में 25 करोड़ इन्होंने गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिए, और 80 करोड़ इनके मुताबिक अभी भी गरीबी रेखा से नीचे, जो 5 किलो गेहूं ले रहे सरकार से। तो यानी कि पूरा देश गरीबों का ही देश था क्या इनके सत्ता संभालने से पहले? हकीकत यह है 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था इन्होंने, 2 करोड़ रोजगार हर साल छीने गए। आर्मी में स्थायी भर्ती के लिए इनके पास पैसा नहीं है सैनिकों को तनख्वाह देने के लिए, इसलिए अग्निवीर योजना लेकर आए। भैया अग्निवीर योजना आपने हमसे पूछकर लागू की थी क्या? क्या चाहते हैं आखिर आप? कि जब भी हम किसी मुद्दे की बात कहते हैं आप कहते हैं राहुल गांधी जी से कहलवाइए। अरे भाई, क्या चाहते हैं आप ये तो बताइए। ठीक है, आज नमकीन के पैकेट में नमकीन आधी हो गई। ठीक है, बिजली के बिल बढ़ गए, हाउस टैक्स के रेट बढ़ गए, हर चीज बढ़ने पड़ी है। क्या करके मानेगी सरकार? लोगों को मारकर मानेगी क्या? ठीक है, घोटाला आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। लगातार हमारे साथ शास्त्री जी बने हुए हैं। शास्त्री जी, आपने सुन लिया, तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो बजट है एक तरह से ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। तो ऐसे में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि नाराजगी देखी जा रही है बजट को लेकर, क्या कहेंगे? नाराजगी कांग्रेस के प्रवक्ता और उसमें भी विजय कौशिक की है। आप समझिए कि जिस भाषा का ये प्रयोग कर रहे हैं और जिस हताशा में बोल रहे हैं कि सरकार जो कर रही है वो सब गलत कर रही है, और ये देश की जनता इतनी बेवकूफ है कि फिर भी इसी की सरकार बना रही है। तो इसका मतलब समझदारी का ठेका इन्हीं के पास है क्या?
जब इनको सरकार ने बार बार जनता ने नकार दिया और सरकार का जनता के द्वारा दिए गए मैंडेट को ये अपमानित कर रहे हैं, इससे इनकी हताशा और निराशा को दिखाई देती है। दूसरी बात, जो ये लोग कहते हैं कि आंकड़े कहां से लेके आते हैं, तो आंकड़े हमारे जो गलत है तो तुम पेश करके दिखाओ। आप आरटीआई लो ना, आप कुछ भी लो जिससे आपको लगेगा कि भैया आप लोग गलत कह रहे हो। तो एक चीज बताइए ना, क्या देश की साख दुनिया में बढ़ी कि नहीं? क्या देश के दुनिया के अंदर 5वीं अर्थव्यवस्था बनी कि नहीं बनी? देश के अंदर 10 से ज्यादा करोड़ लोगों को घर मिला कि नहीं मिला? 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे कि नहीं उठे? देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ढांचा था वो आज दुनिया के बड़े से बड़े, अमेरिका के बाद यदि किसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा ढांचा है तो भारत के पास है। क्यों नहीं बना है 17 साल के अंदर ये? तो ये लोग जो है केवल सत्ता के लिए बरगलाते हैं और इनके लिए और कोई आधार नहीं, कोई ध्येय नहीं। इनका केवल कांग्रेस के जो एक परिवार है उसको पोषण करने के लिए सारी उम्र और सारी पार्टी लगी रहती है। और उसके बाद भी इनकी तीसरी बार की लॉन्चिंग फ्री हो, वो फेल हो गई। बार बार जब इस प्रकार की लॉन्चिंग फ्री जब होती है तो अभी उसी को 49 से 99 हो गई तो भी पास भी करें, जनता में मान रही है। अरे यदि ऐसी स्थिति को मानते रही तो हम जनता से कहेंगे कि ऐसा इनको देते रहो जिससे ये खुश रहे, क्योंकि ये इसी लायक है। देश की सत्ता के अंदर बैठने लायक नहीं तो क्षमता, योग्यता और सामर्थ्य इनके अंदर नहीं है, कोई विजन इनके अंदर नहीं है और कोई समर्पण देश के लिए करने वाला ऐसा नेता इनके पास नहीं है। ठीक है शास्त्री जी, एक और सवाल है मेरा यहाँ पर कि आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए सरकार में बजट जो ये पेश किया है, बजट में विशेष प्रावधान रखा गया है। तो ऐसे में हरियाणा में अभी कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, तो हरियाणा के हिस्से में कुछ क्यों नहीं आया? देखिए ये बात करना मुझे लगता थोड़ा सा राष्ट्रीय बजट पर बेईमानी होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास। आंध्र प्रदेश की यदि स्थिति में है, बिहार की यदि स्थिति में है, तो बिहार जिस प्रकार से बाढ़ग्रस्त और बेरोजगारी के अंदर और जो वहाँ के संसाधन उनके विकास न होने के कारण से जो पिछड़ापन है, आंध्र प्रदेश का तेलंगाना अलग होने के बाद जो आर्थिक स्थिति की स्थिति हुई, तो सबका साथ और सबके विकास के आधार के ऊपर यदि उनको कोई विशेष पैकेज दिया जाता है वो तो बाकी सारे देश के नागरिकों के साथ उनका विकास हो, ये उनकी इच्छा रही है। लेकिन किसान, बेरोजगार और नौजवान ये केवल वहाँ नहीं है, वो हरियाणा में भी है। कृषि का बजट होगा, स्किल का बजट होगा और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च होगा वो भी हरियाणा के किसानों को, नौजवानों को, मजदूरों को, उन सबको मिलने वाला है। तो ये चीजें क्यों नहीं देखी जाती जो सामूहिक रूप से जो स्टेट है? और एक बात विजय कौशिक जी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए कोई काम नहीं करती। आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको ये कह सकते हैं कि ये चुनाव के लिए है। भारतीय जनता पार्टी देश के विकास के लिए करती है, चाहे चुनावी लाभ हो या ना हो। चुनाव में ऐसे बहुत से कदम है जिनके स्थानीय लोगों के कारण से भाजपा को नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन क्योंकि वो देश के सबके लिए उपयोगी था इसलिए उस बात को माना। ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए बजट नहीं डालती। ये कांग्रेस की चुस्त प्रवृत्ति और दुष्नीति थी जिसके कारण से बंदर बाट या रेवड़ी बाट की जो संस्कृति डेवलप हुई वो इसी के कारण से कि वोट लेने के लिए आज प्रावधान कुछ कर दो कल दो मत, चुनाव होने के बाद खत्म। ये इस प्रकार की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की नहीं रही। ठीक है शास्त्री जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता विजय कौशिक भी हमारे साथ बने हुए थे, आपका भी धन्यवाद। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3.0 का ये पहला बजट आज पेश हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और वहीं अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस बजट की तारीफ की है और ऐसे में विपक्ष का काम है आलोचना करना, तो विपक्ष भी लगातार नाखुश नजर आ रहा है इस बजट को लेकर और साथ ही नए टैक्स स्लैब में भी राहत दी गई है। फिलहाल बड़ी खबर में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।